हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों, चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि डे टू डे नई नई टेक्नोलॉजी आती है और इंटरनेट और नेटवर्क से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना, आपको इसके बाद कंसेप्ट बता चुका हूँ। तो हम चलते हैं आज की नई टेक्नोलॉजी की ओर। सबसे पहले हम समझेंगे ब्लॉकचेन क्या है। व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन क्या कहलाती है? सबसे पहले इसका हम एक हिस्ट्री पढ़ेंगे, छोटा सा, ये कैसे स्टार्टिंग हुआ है ब्लॉकचेन का। तो इन अक्टूबर 2008 अ पर्सन ऑफ ग्रुप यूजिंग द pseudonym Satoshi Nakamoto published the Bitcoin white paper titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. On January 3, 2009, the Bitcoin network was officially launched with the mining of the first blockchain known as the जीनियस ब्लॉक। फर्स्ट टाइम 3 जनवरी 2009 को एक ब्लॉक पब्लिश किया गया जिसका नाम दिया गया जीनियस ब्लॉक, यानी कि जो पहला ब्लॉक बनाया गया उसको नाम दिया गया था जीनियस ब्लॉक। इस ब्लॉक में हम डिजिटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा था। फिर इसके बाद क्या हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट डिजिटल लेजर सिस्टम की तरह बना, जहां पर ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड्स क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉक में स्टोर होते हैं। हर एक ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक से लिंक होता है, जिससे एक कंटिन्यूअस चेन या ब्लॉकचेन बनती है। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से फिर आगे क्या हुआ, ब्लॉकचेन क्या है? एक मल्टीपल ब्लॉकचेन ब्लॉक्स का कनेक्शन है, आपस में कनेक्शन है, जिसपे जो हर ब्लॉक पे डेटा का इंफॉर्मेशन होता है, उस हर ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम? एक लेजर की तरह काम करते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम या हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में एक लेजर होती है, जिसमें हम डे टू डे लेन देन जो होते हैं, क्रेडिट डेबिट का रिकॉर्ड स्टोर करके रखते हैं, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। सेम इसी तरीके से एक ब्लॉक भी एक लेजर की तरह वर्क करती है, जिसमें डिजिटली डेटा का स्टोरेज किया जाता है। इसको हम समझेंगे कि एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या स्टोर होके रखता है। ब्लॉक में क्या होता है? डेटा होता है, हैश होता है, और एक प्रीवियस हैश होता है। ये क्या कहलाते हैं? डेटा, हैश एंड प्रीवियस हैश। इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है उसका जो पहला ब्लॉक होता है, इसमें जीनियस ब्लॉक बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला ब्लॉक होता है, पहले ब्लॉक में हैश होता है, प्रीवियस हैश होता है, और डेटा होता है। तो डेटा के अलावा जब हम नेक्स्ट ब्लॉक में देख रहे हैं, इसमें एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं, जैसे कि पहले ब्लॉक का इसमें एड्रेस है 4 टाइम्स ए। ये हमारे जब नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे तो प्रीवियस हैश, यानी प्रीवियस हैश का एड्रेस कहलाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्लॉक में जब हम जाएंगे तो इसका एड्रेस, सेकंड ब्लॉक का एड्रेस 4 टाइम्स बी है, तो ये प्रीवियस एड्रेस कहलाएगा थर्ड ब्लॉक का। सो इस तरीके से डेटा हैश और प्रीवियस हैश के रूप में ये ब्लॉकचेन पे डेटा स्टोर होता है। अब सपोज दैट कोई यदि इस ब्लॉक पे डेटा को चेंज करना चाहता है, अल्टर करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहता है, कैसे सिक्योर है? जैसे कि यदि कोई हैकर है या कोई भी इंट्रूडर है जो फर्स्ट ब्लॉक में इसका हैश का एड्रेस वो चेंज करके एबीसीडी कर देता है, बट इसका जैसे ही एड्रेस चेंज करेगा, लेकिन इसका जो प्रीवियस हैश में इसका एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ वो अल्टर नहीं कर पा रहा। सो हम उसको तुरंत सिक्योर कर सकते हैं, या पता चल जाएगा कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं कोई अल्टर करना चाहता है और वो टेबल चेंज नहीं हो पाएगी। इस एक छोटे से स्क्रीनशॉट से आप समझ जाएंगे क्या है ब्लॉकचेन, क्या है, कैसे ये आपस में कनेक्टेड है। तो मल्टीपल ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करना, जिसमें जैसे कंटिन्यूटी बन जाती है, इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। यदि कोई हमारा इसमें ब्लॉकचेन को कोई अल्टर करना चाहता है, बदलना चाहता है, तो इसके जो इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं वो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं या बदल नहीं सकते हैं। फोर्थ, इसका जो डेटा टाइम से डेटा टाइम स्टैम्प कहलाता है, यानी उसका टाइम मैनेजमेंट करना कि किस डेट पे और किस टाइम पे डेटा मॉडिफाई किया गया। उसके कुछ हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जब कोई नया कस्टमर या नया नोड इस नेटवर्क में ब्लॉकचेन में जुड़ता है, तो उसे वो साइन करने पड़ते हैं, उसके थ्रू उसको कनेक्ट होना पड़ता है। यही ब्लॉकचेन का सिस्टम है। नेक्स्ट हम समझेंगे इसमें कि इसके कोर कंसेप्ट क्या है ब्लॉकचेन के। तो ब्लॉकचेन के कोर कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहलाता है? एक क्रूशियल कंसेप्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जो ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज सिस्टम से अलग है। इसमें डेटा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सेंट्रल अथॉरिटी के बिना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। ब्लॉकचेन में डेटा ब्लॉक मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिनके बीच कंसियस एल्गोरिथम के जरिए एग्रीमेंट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करता है।
फ्रैंक, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइज में डिफरेंस ये है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में किसी एक सिंगल व्यक्ति के पास पूरी अथॉरिटी होती है। वो चाहे तो नेटवर्क या जो सिस्टम बना हो उसमें जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन वो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इन इंडियन सिस्टम, आप बैंकिंग सिस्टम में देखते हैं कई प्रकार के बैंक होते हैं, लेकिन सब बैंक के ऊपर एक आरबीआई बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी मेन अथॉरिटी होती है सिंगल अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं। वो चाहे तो इंडियन रुपीज की जो वैल्यू चले कम करना चाहेगा, ज्यादा करना चाहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट से सेट करना चाहेगा वो उसके अंदर सारी पावर्स हैं, वो चाहे तो जो भी सेट उसको कर सकता है। इस तरीके की अथॉरिटी कहलाती है सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रल सिस्टम। बट जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो इस तरीके का सिस्टम नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जितने भी नोड या कंप्यूटर इस नेटवर्क में जुड़े होंगे सभी के पास अपना डेटा देखने की अपनी अथॉरिटी होगी, क्या उसमें वैल्यू करना चाहता है कुछ कॉन्सेप्ट्स के जरिए। से डिसेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो करता है ब्लॉकचेन। सेकंड पॉइंट है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी सिक्योर कम्युनिकेशन और डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी डेटा को एन्क्रिप्ट करना यानी छुपाना कहते हैं, करता है ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड पार्टी को ही एक्सेस कर सके, उस डेटा को एक्सेस कर सके। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन में कॉमनली यूज होती है, जिससे ट्रांजैक्शन और डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अब इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है। सपोज दैट इस ब्लॉक पे कोई इंफॉर्मेशन एक जुड़ी हुई है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहता है, कोई इस लिंक से जुड़ा हुआ एक नोड, उसकी इंफॉर्मेशन ए है। यदि ए को एज इट इज इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा देता है, तो यदि कल के दिन हमारा ब्लॉकचेन हैक होता है या कोई इस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता है, तो उसे ए ही यहाँ पे वो इजिली वहाँ पे एक्सेस कर सकता है। लेकिन क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट के थ्रू सबसे पहले क्रिप्टो में क्या कहलाता है कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसको पहले ही स्टोर करने के पहले उसको एन्क्रिप्शन किया जाएगा, उसका एन्क्रिप्ट किया जाएगा, यानी डेटा को छुपाया जाएगा एक दूसरे कोड में। यानी ये हमारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ जिस ऑथराइज नोड को हम भेजना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहता है जो व्यक्ति, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी कि एक कोड क्या है। देन इसको स्टोर कराया जाएगा इस ब्लॉक के अंदर, तब ब्लॉक के अंदर ये डेटा स्टोर रहेगा। यानी कि अगर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कोई हैक करता है तो उसे पता नहीं होगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके ब्लॉकचेन में डेटा को स्टोर कराया जाता है, जो बहुत ही सिक्योर होती है। थर्ड इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन पर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनमें प्रीडिफाइंड कंडीशंस फुलफिल होने पर ही एक्शंस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स टेम्पर प्रूफ होते हैं और कोड के रूप में लिखे जाते हैं। इनका यूज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बोटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य यूज केसेस में होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये एक प्रकार से प्रोग्राम्स होते हैं, डिजिटली प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टोर होते हैं ब्लॉक्स पे। जैसे ही कोई नोड इसमें जुड़ता है ऑटोमेटिकली उस पर ट्रिगर फायर होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उनको लिंक किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इसी वीडियो के अंदर यूज केसेस ऑफ ब्लॉकचेन, यानी कि हम समझेंगे कैसे इनका यूज हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, फिजिकली जो इसको हम पढ़ते हैं इसका प्रैक्टिकली कहाँ उपयोग हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल सर्विस यानी वित्तीय सेवाएं होती हैं जो आप इंडियन सिस्टम में जानते हैं। आधार कार्ड लिंक टू बैंक अकाउंट सीडिंग लिंक्स, हमारे जो भी काम होते हैं फाइनेंशियल सर्विस के वो आधार कार्ड से लिंक होते हैं। इनमें हमारे बायोमेट्रिक सीडिंग होती है, जिसमें हमारे थंब प्रिंट करके बायोमेट्रिक डिवाइसेस के द्वारा बैंक से कनेक्ट किया जाता है। देन हमारे सारे जो क्रेडिट डेबिट्स होते हैं इस पद्धति का यूज करके किया जाता है। सो ब्लॉकचेन का हम फाइनेंशियल सर्विस बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कैसे? पहला इसका डिजिटल करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन और इथेरियम जो भी डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है ब्लॉकचेन पर रिलाय करते हैं, इस पर भरोसा करते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, यानी कि हम जब कोई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करते हैं, करेंसी का लेन देन करते हैं, तो उस करेंसी को पहले जिस देश से करेंसी का पेमेंट किया जाता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जाता है, उस करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद उसका लेन देन किया जाता है। बट ऐसा इसमें ब्लॉकचेन में नहीं है, क्योंकि डेटा हमारा डिजिटली होता है। जिस फॉर्म में डेटा हमारा डिजिटली होगा तो उसमें हमारा कोई भी जो भी क्रॉस बॉर्डर या फॉरेन ट्रांजेक्शन होता है तो डेटा ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। थर्ड इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन फाइनेंस। फाइनेंस का जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, इसमें सभी लोग इसका यूज करेंगे, उसके थ्रू इसमें कनेक्ट होते हैं। तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू लोन, इंश्योरेंस क्लेम और कम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी आज के समय पे ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, जैसे ये हाई रिस्क की क्रिप्टो करेंसी दिखाई दे रही है आपको। थर्ड आपको मैं बिटकॉइन दिखा रहा हूँ। बिटकॉइन, ये सारी करेंसीज हैं जिनका लेन देन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, और ये सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं, और इनका जो लेन देन होता है ब्लॉकचेन डिजिटल करेंसी मुद्रा है वो
डिजिटल ही होती है, इसमें किसी तरीके से करेंसी या नेटवर्क, जैसे हम कहते हैं नेटवर्क में जो हमारी करेंसी का लेन देन होता है बिटकॉइन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट हमारा हेल्थ सेवाएं है। हेल्थ सेवाएं में पहला है मेडिकल रिकॉर्ड्स। पेशेंट्स की जितनी मेडिकल रिकॉर्ड्स होती हैं ब्लॉकचेन पर सिक्योर तरीके से स्टोर की जा सकती हैं, जिससे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका ड्रग ऑथेंटिकेशन, इन दवाओं की प्रमाणिकता जो होती है, ब्लॉकचेन ड्रग और मेडिकल सप्लाई की ऑथेंटिसिटी और प्रोवियंस वेरीफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा जो हमारा मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है, इसको यदि ब्लॉकचेन के थ्रू हम ब्लॉक्स पे स्टोर करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन, पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन हो, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन हो, या जो मेडिसिन की इंफॉर्मेशन हो, सारी हम डिजिटली रिकॉर्ड कर सकते हैं और बड़े सिक्योर तरीके से हम पेशेंट्स और डॉक्टर की इंफॉर्मेशन को रिमोटली एक्सेस करने के लिए या पर्टिकुलर उसको करने डिसेंट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन का। थर्ड है इसका रियल एस्टेट में हम किस तरीके से ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ओनरशिप, यानी ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड मेंटेन करके फ्रॉड और डिस्प्यूट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम ऑनलाइन या डिजिटली स्टोर करके फ्रॉड से बच सकते हैं। थर्ड इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस और जो लीजेस होती हैं को ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटेड तरीके से भी हैंडल करने में मदद करते हैं। हम रियल एस्टेट और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको डिजिटली ब्लॉकचेन के थ्रू स्टोर करके इनको सिक्योर और प्रोफेशनल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड इसका नेक्स्ट पॉइंट इसका वोटिंग सिस्टम, मतदान प्रणाली। जो इंडियन की मतदान प्रणाली आप जानते हैं कि हम किस तरीके से या तो बैलेट पेपर से या ईवीएम मशीन वोट थ्रू के थ्रू, जिसमें हमेशा आए दिन क्वेश्चन उठते रहते हैं कि सिक्योर नहीं है। यदि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि ब्लॉकचेन में जिस तरीके से डेटा और होते हैं हमारे, उस तरीके से सारे इंफॉर्मेशन, वोटर्स का रिकॉर्ड और हमारी जो वोट्स है उनको स्टोर किया जाए पर व्यक्ति की, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और सिक्योरिटी भी रहेगी। तो ट्रांसपेरेंट वोटिंग किस तरीके से रहेगी, ब्लॉकचेन में सिक्योर ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम क्रिएट करने में यूज हो सकता है, जिससे वोटिंग फ्रॉड को मिनिमाइज किया जा सकता है। और नेक्स्ट इसका इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स, यानी कि वंस अ वोट इज रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन यूज कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद, यानी कि एक बार वोटिंग होने के बाद अक्सर सुनने में आता है कि चेंज कर दिया, वोटिंग मशीन के साथ छेड़खानी की गई है, तो ये भी संभव नहीं है कि उसको चेंज किया जा सके, उसको अल्टर किया जा सके। नेक्स्ट इसका एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हम ब्लॉकचेन का कैसे यूज कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स और डिग्री ब्लॉकचेन पर वेरीफाइड और सिक्योर तरीके से स्टोर किया जा सकता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिकॉर्ड्स, लर्नर्स अपने एजुकेशनल अचीवमेंट्स को एक डिसेंट्रलाइज लेजर पर ट्रैक कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही ब्रॉड रूप है, कई तरीके से हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां या स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, एम्प्लॉय हो या बैंक से उनके जो क्रेडिट्स होते हैं, लेन देन होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे हम एक ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हैं और उसको ब्लॉकचेन से कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, इन फ्यूचर में यूज करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन हर चीज का एक सिक्योरिटी या किसी पर्पज से उपयोग किया जाता है, लेकिन उसका सिक्योर होना बहुत जरूरी है। कुछ सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स हैं हमारे ब्लॉकचेन में, जो कौन कौन है। फर्स्ट हम देखते हैं कि जो 51% अटैक, क्या कहलाता है ये 51% अटैक इन प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ब्लॉक चेनिंग। अगर एक अटैकर 51% नेटवर्क कंप्यूटिंग पावर कंट्रोल कर लेता है तो वो नेटवर्क को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ऐसा करना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, ब्लॉकचेन ब्लॉक्स का एक नेटवर्क होता है, इसमें कई सारे ब्लॉक, लाखों करोड़ों ब्लॉक्स होते हैं। यदि कभी इसमें कोई हैकिंग या इंट्रूडर्स इसमें जुड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, उस नेटवर्क का 51% नेटवर्क हैक करना होता है, तभी वह इस नेटवर्क के अंदर के इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को जो भी उसमें डेटा है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसका जो रूल्स है, रेगुलेशन है ब्लॉकचेन का, यानी कि उस पूरे नेटवर्क में से 51% नेटवर्क उसको हैक करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इस तरीके से उनका जब नेटवर्क में ऑटोमेटिक मेजोरिटी मिल जाएगी, यानी 50% मेजोरिटी यस कर देगी उस सिस्टम को वो डेटा एक्सेस करने के लिए, तभी वो एक्सेस कर पाएगा। सो इस तरीके से इंफॉर्मेशन हैक करने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसका है साइबर अटैक। इसमें क्या कहलाता है, अटैकर जो होते हैं मल्टीपल फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं मोर देन 51% यानी मेजोरिटी पाने के लिए। यदि उसने ऐसा कर लिया तो इन्फ्लुएंस कर सकता है इस अटैक को। इसका एक एग्जांपल है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का, जिसपे हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिख रहा है, फेक आईडी बना के सिस्टम में एंटर कर सकता है और उसको हैक करने की कोशिश कर सकता है, बट ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। नेक्स्ट इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स।
जैसा कि अभी मैंने बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं, एक प्रोग्रामिंग्स होते हैं या कोड होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं जो डिजिटली लिखे जाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और वो ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होते हैं। ये प्रोग्रामर्स द्वारा ही लिखे जाते हैं। यदि इनमें कोई टेक्निकली या प्रोग्रामिंग एरर है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे और इनमें जो जो हैकर्स होंगे वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका एग्जांपल डीएओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक बार इस तरीके से इसका हैक हो चुका है। इस तरीके से इसमें कॉन्टेक्ट्स में कुछ कमियां हो अगर, तो इसको हैक किया जा सकता है। सबसे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डेटा प्राइवेसी। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस पब्लिक होते हैं। ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक होते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज होते हैं। हर व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल तरीके से हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। प्राइवेसी फोकस सोल्यूशन जैसे कि जीरो नॉलेज प्रूफ का यूज होता है। इसके लिए आपको बहुत ही सिक्योर तरीके से इंफॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यूज नहीं कर सकते। वैलिड सिक्योरिटी क्या कहलाती है, यानी कि प्राइवेट की सिक्योर तरीके से स्टोर नहीं किया गया तो अटैकर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस पा सकते हैं। जो हैकर्स होते हैं बहुत ही चालाक और बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। आपको हर इंफॉर्मेशन को बहुत सिक्योर तरीके से अपने स्टोर करनी पड़ेगी मोबाइल में, पासवर्ड, तभी आप उसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और नॉलेजेबल रहा होगा। प्लीज उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कमी रहेगी तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।